स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर दैट इज फिनॉल एंड एरोमेटिक अमीन हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक एक चीज, एक एक रिएक्शन। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो रहने वाला है बेटा दैट इज एरोमेटिक एसिड्स। वहां पर क्या था मैम, वहां पर बेंजीन में ना एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप आकर के ऐड हो जाता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? तो उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी की पढ़ाई आपके घरों में बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं प्रियंका गोस्वामी हमारी इस क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और डेली लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आपकी हाईली डिमांड पे हमारे जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वो आपके अपनी चैनल फार्मेसी इंडिया प्लस पर डेली अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हम लोग हर दिन कोई ना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करवा रहे हैं। और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है, लास्ट टॉपिक रहने वाला है। हमारा जो लास्ट चैप्टर था, ये वाली यूनिट पर्टिकुलरली 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी एज आई टोल्ड यू। पहला चैप्टर था फिनॉल, दूसरा चैप्टर था एरोमेटिक अमीन और तीसरा चैप्टर था एरोमेटिक एसिड। स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर दैट इज फिनॉल एंड एरोमेटिक अमीन हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक एक चीज, एक एक रिएक्शन। खुद ही मैंने आपको इतना डिटेल में कवर अप करवाई है कि अगर सेम वही रिएक्शंस आप अपने एग्जाम में लिखोगे जाके तो ट्रस्ट मी, तुम्हें नंबर कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहने वाली, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और सिमिलरली आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो रहने वाला है बेटा दैट इज एरोमेटिक एसिड्स। तो आज हम फाइनली करने जा रहे हैं अपना एरोमेटिक एसिड्स, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में। ये इंपॉर्टेंट एसिड जो होगा वो किसके साथ में कनेक्टेड होगा मैम? इट विल बी कनेक्टेड विद एनी टाइप ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी जो एसिडिटी है वो एरोमेटिक रिंग के साथ में कनेक्टेड होगी एंड कैसे ये बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ हमें दिखाएगा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। और साथ ही में आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जितने भी प्रीवियस लेक्चर के आपने अभी तक हैंड रिटन नोट्स नहीं लिए हैं तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों में कहीं पे भी आप जा सकते हो। कैसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पर टैप करके आप इमीडिएटली व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो वो जरूर से करिएगा। ये वाला जो हमारा चैप्टर है एरोमेटिक एसिड्स, इसके भी सारे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो दैट इज इट। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर से, अपने इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है एरोमेटिक एसिड्स। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम अपने टॉपिक से। देखो, जिस तरीके से हमने एरोमेटिक अमीन पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही होने वाला है एरोमेटिक एसिड्स। वहां पर क्या था मैम, वहां पर बेंजीन में ना एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप आकर के ऐड हो जाता था। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ भी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे मैम? इसको हम एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। अच्छा मैम, आप बोल रहे हो एरोमेटिक एसिड्स, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड होगा वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, दैट शुड बी एरोमेटिक। यानी यहाँ ये कंपाउंड साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, एरोमेटिसिटी की सभी कंडीशंस फुलफिल करने वाला होगा। जिसका सबसे सिंपल और सबसे फेमस एग्जांपल हम ले सकते हैं बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक है एंड अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस करवा दूं और उसी हाइड्रोजन एटम की जगह मैं कोई दूसरा ग्रुप लाकर यहाँ पर जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा मैम? ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक एसिड्स। क्या इतनी बात समझ आई? तो अगर हमें एरोमेटिक एसिड्स बनाना है तो क्या बनाएंगे मैम? आप बहुत ही इजीली लिख सकते हो that aromatic acids are the organic compounds। अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स तो ऑर्गेनिक है ही, ये तो हमें बहुत ही डिटेल में पता है। तो हम लिखेंगे कि aromatic acids are the organic compounds। और भाई, और इनमें क्या पाया जाता है मैम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है ही, जहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में अटैच होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो लिख सकते हैं हम, एरोमेटिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ COOH ग्रुप। ग्रुप कौन सा है? बहुत डिटेल में याद रखिएगा, COOH ग्रुप, इन विच अ COOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड with benzene ring।
डन। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्टली COOH ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा। यानी आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि इन बेंजीन वन हाइड्रोजन एटम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप। ये हम मेंशन कर सकते हैं कि इन सच कंपाउंड्स वन हाइड्रोजन एटम is being replaced by COOH group, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैम बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा रहा है और आपका COOH ग्रुप बन रहा है। और ये जो नया ग्रुप बन रहा है, क्या कोई बच्चा मुझे उसका नाम बता सकता है? इसका नाम होता है मैम बेंजोइक एसिड। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को हम बोलने वाले हैं बेंजोइक एसिड। कैसे बेंजोइक एसिड बोला अभी बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, पहले मैं लिख लूं। इसको क्या बोलेंगे मैम? इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोसीड होगा। हमारे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैम आपके पास में एक बेंजीन था, बेंजीन से अटैच है हाइड्रोजन। अब अगर हम अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं बेटा COOH से, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, इसकी जगह COOH आकर के जुड़ जाएगा और हमारे पास बन क्या जाएगा मैम? हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है ये बेंजीन के ऊपर COOH। व्हाट इज दिस कॉल्ड मैम? इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड। और देखो हमारे पास बेंजीन से क्या बन गया? फाइनली एक एरोमेटिक एसिड बन गया। व्हाट इज बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड मैम एक प्रकार का हमारा एरोमेटिक एसिड है, जिसमें क्या कनेक्टेड है? जिसमें हमारी बेंजीन दैट इज एन एरोमेटिक रिंग से एक ग्रुप कनेक्टेड है दैट इज COOH। और बेंजोइक एसिड एक एरोमेटिक एसिड का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो एरोमेटिक एसिड का कोई तुमसे पूछेगा सबसे बढ़िया एग्जांपल है तो क्या बोलोगे मैम? बेंजोइक एसिड। जैसे एरोमेटिक अमीन का याद करो, हमने एनिलीन पढ़ा था। सिमिलरली एरोमेटिक एसिड का एक एग्जांपल बेंजोइक एसिड, जहां बेंजीन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है COOH ग्रुप से। क्या ये चीजें क्लियर हुई? दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड। डन। अब इसके हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैम आप हमें इनके एग्जाम्पल्स बताइए कौन कौन से एसिड्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड है, लेकिन बेंजोइक एसिड के साथ साथ ऑर्थो पोजीशन पे आपका OH ग्रुप भी अवेलेबल है, ये आपका एक हो सकता है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि ये आपका बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड के साथ साथ ऑर्थो पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप अवेलेबल है, एटसेट्रा। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या होने वाले हैं? ये सब हमारे पास में एरोमेटिक एसिड्स कंपाउंड होंगे। जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा इस कंपाउंड का नेम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बेंजोइक एसिड है, साथ में OH ग्रुप लगा है। कैन एनीबडी टेल मी इसका नेम क्या होगा? मैम पढ़ा था हमने, याद आ रहा है हमें। इसका नेम होगा सैलिसिलिक एसिड। क्या नेम है इसका मैम? दिस इज सैलिसिलिक एसिड। डन। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों बच्चों याद रखिए इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक। आप सभी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ओके, सैलिसिलिक एसिड तक हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। अब मैम आप हमें बता दीजिए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एसिड्स? हम ये तो समझ गए बहुत ही डिटेल में कि एरोमेटिक एसिड्स होते क्या है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जितने हमने एरोमेटिक एसिड्स देखे हैं, इन सभी एरोमेटिक एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? किस टाइप की प्रॉपर्टी ये हमको शो करने वाले हैं? वन बाय वन सभी प्रॉपर्टी देखेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज मैं लिखवाने जा रही हूँ बेटा, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, और अगर लॉन्ग आया तो तुमको ये इन्वॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि जैसे जितने भी हमारे और एरोमेटिक एसिड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में उतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, soluble in organic compounds but weakly soluble in water। वाटर में कैसे होते हैं मैम? वाटर में ये सारे के सारे जो हैं वो वीकली सॉल्युबल होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। और हमारे पास क्या होते हैं बताइए?
मैम ये एलिफैटिक एसिड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। याद करो मेरा लास्ट लेक्चर जहां पे मैंने तुम्हें एलिफैटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था, यहाँ भी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टी होती है चीजें। जो एरोमेटिक एसिड होंगे वो एलिफैटिक एसिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एरोमेटिक एसिड्स आर stronger than aliphatic acids. Stronger than aliphatic acids. Why? अभी मैं बहुत ही कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए लिख लो। एरोमेटिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एलिफैटिक एसिड्स ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसको हालांकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट डायरेक्टली तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट, इसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं यानी ये जो एसिड्स होते हैं, ये एरोमेटिक एसिड्स आपके या तो व्हाइट कलर के या तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यू कैन राइट दीज आर व्हाइट, दीज आर व्हाइट और कलरलेस सॉलिड्स। या तो ये व्हाइट या हम बोल सकते हैं कि ये कलरलेस सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। डन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही डिटेल में याद रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने पर्टिकुलर एसिड के बारे में। कौन सा एसिड हम पढ़ रहे हैं मैम, आप पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो बेंजोइक एसिड के बारे में। अब बेंजोइक एसिड का नाम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज बेंजोइक एसिड, क्या स्ट्रक्चर होते हैं मैम, बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन के साथ में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके COOH ग्रुप। व्हाट इज दिस, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड होता क्या है मैम, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे मैंने अभी बताया ये सब कलरलेस या व्हाइट कलर के होते हैं। ये पर्टिकुलर एसिड जो है वो आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन व्हाइट कंपाउंड होता है। तो हम लिख देंगे this is a colorless crystalline white organic compound। चलो भाई और बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा अवेलेबल मैम। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कंटेन होता है हमारे पास COOH ग्रुप, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट विच कंटेन्स a carboxyl group that is COOH group। ये तो बात बहुत ही फिक्स है हमारे पास कि ये इस पर्टिकुलर में कंपाउंड में क्या होगा, एक COOH ग्रुप हमारे पास अवेलेबल होता है। इसको बेटा एक और नाम से जाना जाता है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा किस नाम से जानते हैं? दिस एसिड इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर दो किस दूसरे नाम से हमारा इस पर्टिकुलर कंपाउंड को जाना जाता है। क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा इसको किस और नाम से जानते हैं? इसको मैम आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। हम इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये इस नाम से दे दिया जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारा बेंजोइक एसिड बोल दीजिए या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दीजिए, दोनों सेम है। हालांकि ज्यादातर तो बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक्स ऐसी भी है जो बेंजोइक एसिड को बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देती है। तो या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दीजिए या बेंजोइक एसिड, दोनों हमारे पास सेम होने वाले हैं। और ये इनकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जो इस तरीके से लाई करती हैं। ओके मैम, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि इनको हम बनाते कैसे हैं, यानी क्या क्या रहने वाले हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एरोमेटिक एसिड्स यानी बेंजोइक एसिड। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड। देखो अ लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर जिनके थ्रू आप बेंजोइक एसिड बना सकते हो। हम उन पर्टिकुलर मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हम पर्टिकुलर उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले मेथड की बात करूं तो हम बना सकते हैं बेटा अमाइड से। अमाइड मतलब मैम CONH2 ग्रुप। जैसे ही अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो हम पहली चीज किससे बना सकते हैं मैम? अमाइड से बना दीजिए। यानी हम लिख सकते हैं
अमाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस बेंजोइक एसिड। यानी अगर हम अमाइड का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा मैम, बेंजोइक एसिड मिलेगा। आओ देखो कैसे। हमने ये ले लिया अमाइड CH3CONH2, व्हाट इज दिस, दिस इज मैम अमाइड। अब ये है अमाइड, अमाइड की आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो मैम, अमाइड का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। चलो अमाइड का हमने हाइड्रोलिसिस कराया, जैसे ही हम अमाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे हमें मिलेगा बेटा बेंजोइक एसिड। ये देखो ये NH2 ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा, OH यहाँ पर आकर के लग जाएगा। What we have received? We have received benzoic acid। और बाहर क्या निकलेगा, ये NH2 इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके और अमोनिया बना करके बाहर निकल जाएगा। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमने अमाइड से डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बना लिया और हमारे बाहर क्या निकल गया मैम, अमोनिया जो था वो बाहर निकल गया। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। जो ये देखो ये हमारे पास अमाइड दिया है, जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, NH2 की जगह यहाँ OH आ जाएगा और NH2 और ये हाइड्रोजन अमोनिया मिलके बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बन रहा है, अमोनिया बाहर निकल रहा है और देखिए आपका बेंजोइक एसिड में इसका फॉर्मेशन हो गया। अच्छा इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजामाइड। कई बार तुमसे सवाल में इसका ये बनाकर नहीं देगा, डायरेक्टली नाम दे देगा, तो नाम याद रखिएगा। व्हाट इज इट्स नेम मैम, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हमारे पास होने वाला है बेंजामाइड। और बेंजामाइड से बना क्या है, सीधी सीधी बात है, आप बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड बना सकते हो बहुत ही इजीली। डन। तो हमने क्या किया, हमने मैम बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड बना लिया। ये हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है, हाँ जी पॉसिबल है। चलिए बताइएगा What can be the second method of preparation? मैम सेकेंड आप बेसिकली एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन। आप ऑक्सीडेशन करोगे तो भी आपको रिसीव होगा, कैसे आओ समझते हैं। सेकेंड मेथड बेटा हमारे पास में होता है ऑक्सीडेशन। अब जरा मुझे बताइए हाउ ऑक्सीडेशन वर्क्स। मैम सबसे पहले तो अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल बेंजीन का, तो कुछ बात बन सकती है, यानी हम लिख सकते हैं दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड by the oxidation of primary and secondary। बताइएगा जरा हम क्या लेंगे मैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल बेंजीन ले लीजिए by using reagents। डिफरेंट हमें बेसिकली reagents भी यूज करने हैं। अब कौन कौन से रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे जरा बताइएगा मैम। जैसे आप अल्कलाइन या फिर एसिडिक KMnO4 भी यूज कर सकते हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिएजेंट्स लाइक अल्कलाइन एंड एसिडिक KMnO4। अच्छा KMnO4 का नाम क्या होता है मैम, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, हमें बेसिकली हमारा बेंजोइक एसिड रिसीव हो जाएगा। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है मैम, हमारे पास देखिए अल्काइल बेंजीन दिया हुआ है। और इस अल्काइल बेंजीन का नाम क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आपको, जब जब बेंजीन के ऊपर अल्काइल CH3 जुड़ा होगा, क्या नाम होगा इसका मैम, इसका नाम होगा टोलुइन। यस, क्या नाम है इसका, ये हमारे पास दिया हुआ है टोलुइन। ठीक है, अल्काइल बेंजीन है। अब अगर अल्काइल बेंजीन की हम रिएक्शन रिएजेंट के साथ कराएं, हमने इस रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराई हीट के प्रेजेंस में। ये रिएजेंट क्या है, ये रिएजेंट मैम आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएजेंट क्या है मैम, ये रिएजेंट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, ये एक सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। पहले तो किस सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, COO- K पॉजिटिव। ये पोटेशियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ। जल्दी से बता दो कौन से सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ मैम, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास एक सॉल्ट में, दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अब इसका क्या होगा मैम, फर्दर अब आप इसको हीट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अब जैसे ही इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन वहां जाकर जुड़ जाएगा और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, मेजर प्रोडक्ट आपके पास में बेंजोइक एसिड बन जाएगा। डन। इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से क्या कर सकते हैं मैम, आप अपना मेजर प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली कर सकते हो। डन। उसके अलावा तुम्हारे पास एक और मेथड होता है दैट इज फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। अगर हमें बेंजोनाइट्राइल दिया है तो हम क्या करेंगे, देखो
Next method is from benzonitrile. How we are going to prepare it from benzonitrile? अब इसका क्या करना चाहिए मैम, बेंजोनाइट्राइल का जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे आपको तुरंत बेंजोइक एसिड मिलेगा, तो लिख दो बेंजोनाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजोइक एसिड, है ना। क्या दे देते हैं हमें मैम, ये इमीडिएटली हमें बेंजोइक एसिड दे देगा। चलो देखते हैं कैसे देगा। व्हाट इज बेंजोनाइट्राइल? ऑब्वियस सी बात है मैम, ये तो सभी को पता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या होता है मैम? दिस इज योर बेंजोनाइट्राइल। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिएगा वाटर के साथ। तो जैसे ही हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, जैसे ही हमने इसकी वाटर के साथ कराई, हमें क्या मिल जाएगा? आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। हमें क्या मिल गया मैम? हमें मिल गया बेंजोइक एसिड, और बाहर क्या रिमूव हो जाएगा? बेंजोइक एसिड हमें निकला, और बाहर जो है वो अमोनिया रिलीज हो गया। तो ये एक बहुत बढ़िया मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, जहां पे बेंजोनाइट्राइल का हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, इमीडिएटली हमें बेंजोइक एसिड मिला, और रिमूव क्या हो गया? ये देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से हमारा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ गई। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गई, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस पे। क्या क्या मैम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। कि बेंजोइक एसिड जो है वो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम समझ गए, आप हमें ये बताइए कि किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। चलिए, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाता है, जैसे कि एस्टरिफिकेशन हो गया। एस्टरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? पहला टास्क आपके पास में हो जाएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या यहाँ पर कोई भी एस्टरिफिकेशन हमारे पास आएगा? बताना जरा। क्या यहाँ कोई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमें आएगी? कैसे होगा एस्टरिफिकेशन मेथड में? व्हाट विल हैपन? देखिए मैम, बेंजोइक एसिड जो होता है वो आपका एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है, और जैसे ही आपका कोई भी एसिड अगर एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है, इमीडिएटली वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम मैम बहुत इजीली लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड reacts with an alcohol in the presence of बताइएगा जरा, किसके प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है मैम? इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, that is concentrated H2SO4 for the formation of मैम एस्टर। क्या फॉर्म हो जाएगा? सीधी सी बात है ना मैम, यहाँ पर हमारे पास जो एस्टर होता है वो इजीली यहाँ फॉर्म आपका हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया मैम? आपने ले लिया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपको एल्कोहल के साथ करानी है। लेट्स से कि हम इसकी रिएक्शन C2H5OH के साथ करवा देते हैं, एसिड की प्रेजेंस में करानी है, यानी हमने क्या ले लिया? आपने मैम H2SO4 भी ले लिया। अब जैसे ही आप इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, बता दो क्या मिलेगा मैम? एस्टर मिलेगा। व्हाट इज दैट? CH3 COO C2H5। ये हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया मैम? ये हमारे पास आ गया एस्टर। ये देखो, ये H यहाँ से गायब हो जाएगा, C2H5 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा मैम? वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आया ये क्या हुई मैम? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें ये रहा आपका एसिड, ये रहा आपका एल्कोहल। एल्कोहल और एसिड डायरेक्टली रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपसे पूछी जा सकती है। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है सॉल्ट का फॉर्मेशन, यानी कैसे कोई एसिड, बेंजोइक एसिड, सॉल्ट का फॉर्मेशन करने वाला है। तो चलिएगा अगली रिएक्शन पे हम डिस्कशन करते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास होने वाली है सॉल्ट फॉर्मेशन। ओके, हाउ दिस सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? अब ये रिएक्शन आपकी कैसे होने वाली है समझो। बेंजोइक एसिड, एसिड क्या है मैम? एसिड एक बेस एसिड है बेसिकली। तो एसिड अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, तो ये एक सॉल्ट बनेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड
reacts with a base. यस, बेंजोइक एसिड ने किसके साथ रिएक्शन किया? यहाँ बेंजोइक एसिड ने एक बेस के साथ रिएक्शन किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? टू फॉर्म सॉल्ट। डायरेक्टली क्या बना दिया इन्होंने? मैम डायरेक्टली इन्होंने सॉल्ट बना दिया। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले तो अपना बेंजोइक एसिड। ये देखिए, ये है हमारा बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड रिएक्शन किसके साथ करेगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, किसी ना किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। हमने ले लिया NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब जब कभी भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एक सॉल्ट हमारे पास बनके रेडी हो जाता है। तो देखो क्या आपके पास बनके रेडी हो गया? मैम हमारे पास बनके रेडी हो गया COO- Na+, जो कि एक हमारे पास क्या अवेलेबल है मैम? ये सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है, सोडियम एसीटेट। जैसे ही हमारे एसिड ने सोडियम के साथ रिएक्शन करा, सोडियम एसीटेट हमारा बन के रेडी हो गया, और बाहर क्या निकल जाएगा? पानी आपका बाहर निकल चुका होगा। ये रिएक्शन समझ में आई? दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज सॉल्ट फॉर्मेशन, और आई थिंक ये रिएक्शन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी। अगर ये रिएक्शन समझ आई है तो अब हम एक और दूसरी रिएक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड। अगर हमें असाइल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, वो हम कैसे करने वाले, आओ समझते हैं। यस, नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड। अब मैम ये बताइए, अगर आपके पास में असाइल हैलाइड का फॉर्म करना है तो आप कैसे करोगे? जैसे ही आपके पास में बेंजोइक एसिड है, फॉस्फोरस के किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा। हम लिख सकते हैं व्हेन बेंजोइक एसिड चलिएगा बताइए, बेंजोइक एसिड किसके साथ में रिएक्शन दिखाएगा? मैम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम और क्या लिख सकते हैं? या तो बड़ा सा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोल दो, या तो आप PCl5 बोल दो। ये बेंजोइल हैलाइड बनाएगा, और क्या बनाएगा? लिख लेंगे, इट फॉर्म बेंजोइल हैलाइड। किसका फॉर्मेशन कर देगा मैम? बेंजोइल हैलाइड का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जल्दी से मैम दिखा दीजिए कि हमारी ये रिएक्शन कैसे होने वाली है। ये देखो, ये हमने क्या ले लिया मैम? आपने ले लिया बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करानी है मैम? देखिए लिखा हुआ है आपका PCl5। तो जैसे ही हमने इस बेंजोइक एसिड की PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें क्या मिलेगा मैम? असाइल हैलाइड आपको मिलेगा। व्हाट इज दैट मैम? ये रहा आपका असाइल हैलाइड। ये OH यहाँ से गायब होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रहा OH, जो कि गायब होके Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा मैम POCl3 और साथ साथ HCl का मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन पर्टिकुलरली हो गई फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड। क्या हुआ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में? यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन करें, C6H5COCl मेजर प्रोडक्ट मिला, POCl3 बाहर निकल गया। ये पूरा कंपाउंड का हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताइएगा जरा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? आई थिंक यहाँ तक चीजें सारी सबको समझ में आ गई होंगी। यहाँ सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। तो अब इसके साथ साथ हमारा एरोमेटिक एसिड खत्म हो गया, एरोमेटिक एसिड के सभी बेसिक चीजें खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इसके अलावा एरोमेटिक एसिड्स की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हमने देखे। एरोमेटिक एसिड्स का केमिकल रिएक्शंस किस तरीके की शो होंगी हमने चेक कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इनकी एसिडिटी का क्या सीन होता है, जहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए, अगला टॉपिक आपका रहने वाला है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। ये हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहां से हर साल सवाल बनता है, हर साल यहाँ से सवाल बनता है। इसको स्टार मार्क मैं भी कर रही हूँ, आप भी इसको जरूर से हाईलाइट करके ही जाइएगा। तो समझिए, ये जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो होते कैसे हैं मैम? ये जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों? क्योंकि एसिड का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना, और ये प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद भी हाईली स्टेबल होते हैं। इस वजह से एरोमेटिक एसिड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरोमेटिक एसिड्स are strong acids. क्यों? बताइएगा जरा। On donating a proton
they are highly stabilized, they are highly stable, या they are highly resonance stabilized, which makes its conjugate base even more stronger. और ये चीजें आपको एकदम लिखनी पड़ेंगी कि जितना ज्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा या स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, वो एसिड उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा. यानी यू कैन राइट दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होने वाला है, जितना ज्यादा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतनी ही ज्यादा उस एसिड की क्या रहने वाली है, उतनी ही ज्यादा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ रहने वाली है. तो ऑलवेज हैव इन माइंड कि जितना ज्यादा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतना ज्यादा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. मैम समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में समझाइए. आओ समझाती हूँ. हमने क्या ले रखा है, आपने ले रखा है मैम यहाँ पर बेंजोइक एसिड. What we have taken, मैम we have taken benzoic acid here. अब benzoic acid का कोई भी एसिड हो, किसी भी एसिड का काम क्या होता है, किसी भी एसिड का काम होता है एक प्रोटॉन को डोनेट करना. तो ये क्या कर देगा, ये एक प्रोटॉन को डोनेट कर देगा. अब जैसे ही इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, मुझे जरा बताओ हमें क्या मिल रहा है. मैम आपको मिल रहा है COO-. क्या यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाया जा रहा है? मैम चेक करते हैं, आ जाओ. ये देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड ऊपर जा रहा है. यानी यस, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. और जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा. और जितना ज्यादा हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, क्या मैं बोल सकती हूँ, वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा. कैन आई से दिस? यस मैम, आप बिल्कुल बोल सकते हो कि जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, आपका जो एसिड है वो उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने वाला है. यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि COO- आयन. अब यहाँ पर ये जो डिफरेंट मैंने आयन बनाया है, इसके पास में क्या है, हैव वन नेगेटिव चार्ज, इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. इसको बेंजोइट आयन बोलते हैं. इस पर्टिकुलर आयन के पास में क्या अवेलेबल है मैम, इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज आपके पास में अवेलेबल है. एंड फॉर स्टेबिलिटी क्या करेगा, एंड फॉर द स्टेबिलिटी इट डीलोकेलाइज दिस चार्ज. इसका काम क्या होता है मैम, ये अपने चार्ज को बेसिकली डीलोकेलाइज करने का काम करता है. ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज होगा. यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं मैम, इसी को आप बोल सकते हो कि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाया जाता है. क्या अवेलेबल होते हैं यहाँ पर मैम, यहाँ हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है. चलो हमने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बना के देख लिया था. जैसे अगर इसका मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो पता है क्या होगा, लेट मी मेक. अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये पहुंच जाएगा CO-, ये पहुंच जाएगा डबल बॉन्ड हो. यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत इजीली मैं आपको शो कर सकती हूँ. वो उस तरीके से हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा. यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब आप लोग खुद बताइए, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये कैसे होने वाला है मैम, ये जो है काफी ज्यादा स्टेबल एज वेल एज एसिडिक होने वाला है. हम लिख सकते हैं इट इज मोर स्टेबल एंड एसिडिक. डन. तो ये वाला कंपाउंड जो बेंजोइक एसिड था वो क्या हो गया मैम, ये बहुत ज्यादा हमारे पास एसिड है, एसिडिक है. अब अगला सवाल उठता है कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, यानी एरोमेटिक एसिड होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, व्हाई? ये हमें एक्सप्लेन करो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना. एरोमेटिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन एलिफैटिक.
वाई ड्यू टू, हम रीजंस लिखेंगे कि कौन से रीजन होते हैं कि एरोमेटिक एसिड ज्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे पहले तो ये कंटेन करते हैं एक ना एक लोन पेयर। क्या कंटेन करते हैं मैम? ये बेसिकली कंटेन करते हैं लोन पेयर, और जिन लोन पेयर या निगेटिव चार्ज आयन की वजह से यहाँ पर पाया जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जितने भी एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वहां पर क्या पाया जाता है मैम? इन सभी जगह पे पाया जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जितना ज्यादा इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा ये हमारे एसिडिक होने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम होती है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और याद रखिएगा, अगर हम एरोमेटिक एसिड्स की बात करेंगे वहां परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है, अगर आप एलिफैटिक एसिड्स के बारे में बात करोगे वहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आपका काफी कम होता है। यहाँ परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है जिस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आए तो इसी को बहुत वर्बली अच्छे से प्रेजेंट करके आ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या रहने वाला है। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, हमारे एरोमेटिक एसिड पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होने वाला है। मैम अगर आप सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करोगे तो दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे पास। ये तो मैं तुमको 3 बार से लगातार पढ़ाती जा रही हूँ। एक तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा मैम हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई बच्चा मेरे सारे लेक्चर देख रहा होगा उसको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बेटा आई एम ट्राइंग कि तुम इस चैप्टर को घर पे जाके रिवीजन करो या ना करो, मैं क्लास में ही तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देती हूँ सारी चीजें। तो अगर कोई बच्चा घर पे रिवीजन नहीं भी कर रहा होगा, मेरी क्लास ही देख रहा होगा, तो मेरी क्लास देख के ही आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में मैं हर एक क्लास में अपनी एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजें। तो पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा मैम आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। चलो अब मुझे बताओ इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर आप बात कर रहे हो अपने बेंजोइक एसिड की तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मैम एसिडिक, यानी ये बनाते क्या है? ये बेंजोएट आयन बनाते हैं इस तरीके से COO-, प्रोटॉन यहाँ रिलीज हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या होगा, एंड अगर आते हैं विदड्रॉइंग ग्रुप तो क्या होगा। सुनिए, अगर बेंजोएट के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है तो क्या करेंगे? These groups increases इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये ग्रुप्स क्या कर देते हैं मैम? ये ग्रुप जो होते हैं वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, और अगर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार बढ़ जाएगी तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी मैम? फिर एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी इनकी वो कम हो जाएगी। डन। सिमिलरली ये क्या करते हैं? These groups decreases the electron density, और जितनी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतनी यहाँ पर क्या होगा मैम? उतना ज्यादा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन आपके पास ये निकला कि जितना ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी ज्यादा कम कर रहे हैं तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घट जाएगी। तो हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? आप बहुत ही इजिली कंक्लूजन में लिख सकते हो that acidic strength is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना कम होगा उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ। मैम कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। मैं हर एक लेक्चर में बता रही हूँ, फिर से बता देती हूँ। जितने भी हैलोजेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कैरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके अलावा एल्डिहाइड एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, COOH एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, एटसेट्रा। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। डोनेटिंग में जितने मैम हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होंगे सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। अगर NR2 आ गया तो मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर NH2 आ गया तो मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एटसेट्रा कर दीजिए। तो ये हो गया कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये हो गया विदड्रॉइंग। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विदड्रॉइंग, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग। तो ये हमने देख लिया कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट रहने वाला है ऑन द एरोमेटिक एसिड।
तो आज के पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया मैम? आज के पूरे लेक्चर में आपने पहले तो बताया कि एरोमेटिक एसिड्स होते क्या हैं, देन हमने एरोमेटिक एसिड्स के बारे में जितना बेसिक चीजें हो सकती थी, प्रॉपर्टीज, सब कवर कर लिया। फिर हमने देखा इन एरोमेटिक एसिड्स को हम प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं, वो हमने चेक ऑन किया। देन आपने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें टॉपिक पढ़ाया एसिडिटी के बारे में, इनकी एसिडिटी का क्या सीन रहने वाला है, बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि व्हाई एरोमेटिक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक देन एलिफैटिक, एंड देन लास्ट में हमने अपना ये टॉपिक खत्म किया कि सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी के साथ तुम्हारी पूरी यूनिट आज की ये खत्म हो जा रही है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पूरी यूनिट आपको कैसी लगी। ये पूरी यूनिट हमने इतना डिटेल में कवर कर ली कि ट्रस्ट मी, तुम्हारे एग्जाम में जितना मैंने पढ़ाया इसके बाहर से एक शब्द भी नहीं पूछा जाएगा। तुमने अगर मेरे सारे लेक्चर देख लिए, दिस इज मोर देन इनफ, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे, ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली लेक्चर में किसी अगली यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।